हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं रेगुलेशन बॉडीज़ के बारे में, जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्रीज़ जो होती है, जो हमारी फार्मा फील्ड है, वो रेगुलेटरी बॉडीज़ के अधीन रह के, उनके नीचे रह के ही काम करती हैं। चाहे वो US FDA हो, चाहे वो ICH हो, चाहे वो CDSCO हो, चाहे वो WHO हो, ये सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये अपनी रेगुलेशंस के थ्रू फार्मा इंडस्ट्रीज़ को रन करती हैं। यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये समझना होगा कि रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं और इनका क्या रोल होता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं यही एक नॉर्मल डिस्कशन करूँगा। मैं यहाँ पर किसी रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बात नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि रेगुलेटरी बॉडीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी और बेसिकली इनका काम क्या होता है, जिससे कि जब आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो आपको इनका बेसिक महत्व समझ में आएगा, इनका रोल आपको क्लियर होगा। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कीजिए अगर रेगुलेटरी बॉडीज़ की, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ का बेसिक काम तो यही होता है कि जब भी कोई नई टेक्निक्स या कोई नई ड्रग मार्केट के अंदर आती है, या कह सकते हैं कि फार्मा फील्ड के अंदर आती है, तो उनका काम यही है कि पहले ये चेक करना कि वो जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड हो या कोई नया इंस्ट्रूमेंट हो या कोई सर्जिकल पार्ट हो, क्या ये ह्यूमंस के लिए सेफ़ है कि नहीं है। जी हाँ, इनका बेसिक फंडा या बेसिक महत्व, या जो हम कह सकते हैं कि जो इनका प्रिंसिपल है, वो यही है कि सेफ्टी को इंश्योर करना। क्योंकि अगर कोई भी अनसेफ चीज़ ह्यूमंस तक पहुंच जाती है, मार्केट तक पहुंच जाएगी, तो उससे एक बहुत बड़ी त्रासदी भी हो सकती है। और इस त्रासदी के एग्जांपल्स मैंने अपने कई वीडियोस के अंदर दिए हैं। मैं नीचे यहाँ साइड में आप स्लाइड भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ड्रग का एग्जाम्पल भी दिया था कि वो ड्रग, क्योंकि ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये एकदम से ही नहीं आ गई थी, या कह सकते हैं कि शुरू से नहीं थी। इनकी ज़रूरत पड़ी, और कब पड़ी? जब इस दुनिया ने बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड एक्सीडेंट देखे। लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए कई ड्रग्स को बिना किसी चेक किए, ना किसी के क्लिनिकल ट्रायल्स किए, बस उन्होंने ह्यूमंस को देना स्टार्ट कर दिया। और उसके मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़े रिजल्ट्स इसमें दिखाई दिए, जो कि काफ़ी भयानक थे। ठीक है, उसके एक के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया भी है, तो मैं ही स्लाइड में आपको दिख भी रहा होगा, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ी, और इन रेगुलेटरी बॉडीज़ को फिर इशू किया गया, और पूरी दुनिया एक हुई और इन रेगुलेटरी बॉडीज़ को मार्केट के अंदर लाई। तो बेसिक फंडा तो है ड्रग की सेफ्टी से रिलेटेड। उसके अलावा भी कई बार लोगों ने रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि आप अपने मन की करते हो। ये भी आरोप लगे हैं कि आप बड़े लोगों की सुनते हो। बड़े लोगों से मतलब है वो देश जिनकी पूरी दुनिया सुनती है। यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, अमेरिका हो गया, अमेरिका से तो बड़ा कोई है ही नहीं फार्मा फील्ड के अंदर, आप उन्हीं की सुनते हो। तो कई बार रेगुलेटरी बॉडीज़ ने अपनी बात बताई है, और उनका यही कहना है कि हम एक गेट कीपर की तरह हैं, और उस वो गेट कीपर हैं जहां पर अगर हमको कोई भी बंदा ऐसा लगता है कि ये अंदर जाकर नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ अंदर रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम उसको वहीं पे रोक देते हैं। हम एक चौकीदार की तरह काम करते हैं। अगर हम नहीं रहेंगे, तो जिस तरीके से किसी भी शहर के अंदर अगर पुलिस नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उस शहर का क्या हाल होगा। उसी तरीके से अगर रेगुलेटरी बॉडीज़ फार्मा के अंदर नहीं रहेगी, तो आप सोच सकते हैं कि वही हाल फिर लोगों का होगा। चोरियां होंगी, मर्डर्स होंगे, क्राइम होगा, और कोई भी उसको रोकने वाला नहीं होगा। तो वही काम जो होता है वो रेगुलेटरी बॉडीज़ करती हैं फार्मा फील्ड के अंदर। उसके बाद एक और रेगुलेशन, ये एक और गाइडलाइन जो कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम US FDA भी कहते हैं, या अभी आजकल के शब्दों में हम उसको CGMP भी कहते हैं। हर फार्मा इंडस्ट्री जो होती है वो CGMP को फॉलो करती है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि जब आप कॉलेज के अंदर रहें, तभी से ही आप CGMP की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अगर आप अभी से ही CGMP की प्रैक्टिस करेंगे, तो फार्मा इंडस्ट्री में आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो CGMP कुछ नहीं है, 7 ऐसे काम हमको करने होते हैं। अगर वो जेन्युइन वे में वो सही तरीके से चलेंगे, तो आप CGMP को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, भले ही कोई भी रेगुलेटरी बॉडी आपकी इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट के लिए आ जाए। ये 7 चीज़ें कौन सी है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। जी हाँ, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उसको आपको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके रखना है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। और जो रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको आपको प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से ही बनाना है, सील साइन करना है, और फिर आपको उनको स्टोर करना है। तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और GMP के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पर्सनल क्वालिफिकेशन। पर्सनल क्वालिफिकेशन से मतलब ये होता है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, चाहे वो QC डिपार्टमेंट में हो,
प्रोडक्शन में हो, QA में हो, R&D में हो, HR में हो, जहाँ पर भी वो काम कर रहे हो, उन लोगों का जो आप क्वालिफिकेशन करना है उनको आपको प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू ही करना है। वो प्रॉपर वे में क्वालिफाइड होने चाहिए, उनका प्रॉपर वे में आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके रिज्यूम्स, उनके जितनी भी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर वे में अरेंज करके रखना है और वेल क्वालिफाइड पर्सनस को ही आपको जॉब देनी है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है पर्सनल क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ पर्सनल क्वालिफिकेशन के अंदर आती हैं सारी ट्रेनिंग भी, जैसे सेफ्टी की ट्रेनिंग देना, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग उन लोगों को देना, गाइडलाइन से रिलेटेड ट्रेनिंग देना, अगर गाइडलाइन के अंदर कोई चेंजेस हो गए हैं तो उसकी ट्रेनिंग देना, GMP से रिलेटेड ट्रेनिंग देना। ये सारी ट्रेनिंग भी पर्सनल क्वालिफिकेशन के अंदर ही आती है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी पर्सन टू पर्सन उनकी फाइल के अंदर सिस्टमेटिक वे में आपको अरेंज करने होते हैं। तो पर्सनल क्वालिफिकेशन भी CGMP का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है सैनिटाइजेशन। जी हाँ, सैनिटाइजेशन भी GMP का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैनिटाइजेशन का मतलब है कि आपका जितना भी वर्क प्लेस हो या जो आपकी इंडस्ट्री हो वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। किसी भी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। आपको प्रॉपर वे में उसको सैनिटाइज करना है, क्लीन करना है और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ आपको उनको टाइम टाइम पे चेक भी करना है। खासकर आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर तो ये सैनिटाइजेशन सिस्टमेटिक वे में आपको करना ही चाहिए। और सैनिटाइजेशन के लिए भी प्रॉपर वे में गाइडलाइन दी गई है, रूल रेगुलेशन दिए गए हैं, प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए ही आपको क्लीन करना है, क्लीननेस मेंटेन करनी है, सैनिटाइजेशन आपके डिपार्टमेंट मेंटेन करना है। अगर ऑडिट के अंदर किसी भी टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आपके वर्क प्लेस पे दिखाई दे जाती है, आपके इंडस्ट्री में दिखाई दे जाती है, खासकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो मान के चलिए कि आपकी कंपनी में ताला ही लग जाएगा। तो GMP का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है सैनिटाइजेशन। साथ ही साथ क्लीननेस भी GMP का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखिए, आप क्या बना रहे हो, ड्रग्स बना रहे हो, तो ड्रग्स एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर अगर क्लीननेस, सफाई नहीं रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि जो वो ड्रग्स कैसी बनेगी और जब वो मार्केट में जाएगी तो पेशेंट की तो डेथ ही हो जाएगी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्लीननेस के लिए अलग से एक प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं कि आपको पेरेंटल डिपार्टमेंट की कैसे क्लीनिंग करनी है, QC की कैसे करनी है। हर एरिया की क्लीननेस के लिए अलग अलग टर्म, कंडीशन और गाइडलाइन दी गई है। उसी को फॉलो करते हुए आपको पूरे इंडस्ट्री की क्लीनिंग करनी है और ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है GMP का। पांचवा पॉइंट है इक्विपमेंट वेरिफिकेशन, या मैं कह सकता हूँ कि इक्विपमेंट वैलिडेशन। इसके अंदर आते हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के अंदर हो या QC के अंदर हो, उसको आपको टाइम टाइम पे उनका आपको कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू ICH गाइडलाइन और उसका आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बिना कैलिब्रेशन किए यूज़ नहीं करना है। अगर ऐसा पाया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म और एक क्राइम माना जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये भी GMP का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने एक चीज़ और देखी है कि वो इंडस्ट्रीज़ जो कि इस पॉइंट को कई बार बिल्कुल लाइटली ले लेती है, वो कैलिब्रेशन करना भूल जाती है, उनको इसके बहुत बड़े बड़े नतीजे भुगतने पड़े हैं। कई बार उनकी इंडस्ट्री से US FDA तक चला गया है। तो एज ए एनालिस्ट जब भी आप QC में काम करें, आपको इस चीज़ का याद रखनी चाहिए और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट में किसी भी टाइप का टेस्ट आपको परफॉर्म नहीं करना है। साथ ही साथ हर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उसके नंबर और उसकी कैलिब्रेशन डेट लिखी हुई होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कब होना है। तो वो चीज़ आपको याद रखना है और अपने सीनियर्स को भी इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस वैलिडेशन। ये भी GMP का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी प्रोसेस विदाउट वैलिडेशन आपको यूज़ नहीं करनी है। जब तक आप किसी भी मेथड को जब भी आप डेवलप करें तो उसको ICH गाइडलाइन के हिसाब से पहले आपको उसको वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद अगर वो वैलिडेशन में पास हो जाती है, आपके रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं, फिर आपको उसको एज ए यूज़ करना है। बट विदाउट वैलिडेटेड मेथड को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या QC डिपार्टमेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये काम R&D का होता है कि R&D ICH के अकॉर्डिंग किसी भी नई मेथड को पहले वैलिडेट करे और उसके बाद फिर वो डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करे यूज़ करने के लिए। GMP का जो आखिरी पॉइंट होता है कंप्लेंट हैंडलिंग। जी हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई शिकायत हुई है, वो शिकायत बेसिकली आपकी मार्केटिंग टीम को ही होगी। मार्केटिंग टीम के थ्रू ही वो फिर जो शिकायत है वो कहाँ तक पहुँचती है, कंपनी तक पहुँचती है और कंपनी को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे प्रोडक्ट में दिखाई दे रही है और फिर ये पॉइंट जो है वो QA तक पहुंचाया जाता है। QA का ये काम होता है कि उस शिकायत को सीरियसली ले, उस शिकायत को दूर करे, अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको चेक करे, क्या वो प्रोडक्शन की वजह से आ रही है, क्या वो QC के अंदर कोई गलती की वजह से आ रही है, किस डिपार्टमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है उसको प्रॉपर वे में चेक करे। साथ ही साथ
मार्केट में भी उसका जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की शिकायत हो रही है बट आप उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और धड़ाधड़ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे जा रहे हैं और मार्केट में पहुंचाए जा रहे हैं और पेशेंट्स उससे सफ़र कर रहे हैं। देखिए, आपको शिकायत अगर आप उसको लाइटली नहीं लेंगे और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो हो सकता है कि आपकी कंपनी भी बंद हो जाए। तो ये भी जीएमपी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके प्रोडक्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई गलती दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसकी शिकायत अगर हो रही है तो उसको आपको सीरियसली लेना है, उसकी तह तक पहुंचना है और उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये भी आप सीजीएमपी या जीएमपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि जीएमपी के अंदर आते हैं और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को, जब आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे और अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल एक तरीके से गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।